नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उज्ज्वल और आप देख रहे हैं माई पाठशाला। आज इस वीडियो में ऐसे टॉपिक पे बात करने वाला हूँ जो टॉपिक किसी खंडे बस्ते में डाल दिया गया। जो 3-4 महीने पिछले गुजरे हैं उसमें ये सुर्खियों में रहा है। सुर्खियों में हर शिक्षक की ज़ुबान पे रहा है, हर बच्चे की ज़ुबान पे रहा है। गवर्नमेंट के कानों तक खूब आवाज़ पहुँची है कि भारत में भी नेपाल जैसा जेएनजी बना दिया जाएगा। अगर आप दिल्ली में देखें तो दिल्ली में जितने भी पुलिस स्टाफ है, सैनिक बल हैं, वो सब परेशान थे। कब ये शिक्षक और ये छात्र मिलके इसे जेएनजी बना देंगे, दिल्ली को अपने सर पे उठा लेंगे। लेकिन आज के समय में आप ये देख रहे होंगे ना कि ये एसएससी रिफॉर्म और ये टॉपिक खंडे बस्ते में डल गया। हमें ये समझना पड़ेगा कि 3-4 महीने की जो लड़ाई है, ये लड़ाई क्यों शुरुआत की गई और इस लड़ाई का क्या अंत हुआ और क्यों हुआ। हमने सबने मिलके खूब पार्टिसिपेट किया। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इस लड़ाई का एंड रिज़ल्ट क्या है। मुझे जो पर्सनली लगता है, ऐसा लगता है कि वी फेल्ड, चाहे एज ए टीचर, एज ए चाहे स्टूडेंट, चाहे एज ए होल ग्रुप, हम फेल हुए। क्यों फेल हुए? जब भी हम कुछ काम करते हैं, जब हमें फेलियर मिलता है, तो हम सब लोगों को एक बार आत्ममंथन करना चाहिए। मैं अपने विचार इस वीडियो के माध्यम से आपके बीच में रखना चाहता हूँ और मुझे लगता है कि इस लड़ाई में अगर आपने कभी पार्टिसिपेट किया है पिछले 3-4 महीनों में, तो वीडियो सही से सुननी चाहिए। मैं काफ़ी क्रिटिकल होने वाला हूँ। सबसे पहले मैं अपने विषय में बातचीत करूँगा कि मैंने पिछले 3-4 महीनों में क्या किया, फिर बाकी शिक्षकों के विषय में बात करूँगा, आप सब लोगों के विषय में बात करूँगा। बात इस पूरे वीडियो में किसी की बुराई नहीं है, सिर्फ मुझे जो समझ में आया है पिछले 10-12 दिनों से, मतलब दिवाली के बाद से मैंने एक क्लास नहीं ली है। मैं बैठा हुआ मैं सोच ही रहा था कि ये लड़ाई कहाँ चली गई। लड़ाई में हमने खूब पार्टिसिपेट किया, बहुत हा हल्ला हुआ है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये आवाज़ दब कैसे गई और दब कैसे सकती है। तो सबसे पहले मैं समझ पाया हूँ, जो अपने आँख से देख पाया हूँ, जो मैंने इस एसएससी रिफ़ॉर्म की लड़ाई में काम किया है, जो मुझे समझ में आया, मैं वो आपके सामने रखता हूँ कि सबसे पहले इस मुद्दे में पहली आवाज़ जो मैंने उठाई थी, वो उठाई थी एमटीएस के अपॉइंटमेंट में 3 फेक अपॉइंटमेंट हो रखे थे, जिसमें एक बच्चे ने मुझे वो डेटा साझा किया था और उस बच्चे का लाइव थोड़ा-सा रिस्क डालकर जो है मैंने उन तीनों बच्चों के फर्जी अपॉइंटमेंट को आपके साथ यूट्यूब पे साझा किया था। यूट्यूब पे वीडियो पड़ी है, आप लोग जाके देख सकते हो, जिसमें सिस्टम को बाईपास करके 3 बच्चों को ज़बरदस्ती जो है अपॉइंट कर दिया गया था, जो बाद में पकड़े गए और वो फ़रार हैं। इसके अलावा मैंने वो भी मुद्दा आपके साथ साझा किया है कि किस तरीके से 30 बच्चे टॉप 200 में जो है भर्ती करा दिए गए थे और रिमोट एक्सेस के द्वारा भर्ती कराए गए हैं, जो कि यूपी से ही हुआ था। इन सब मुद्दों को रेज़ किया गया। अगर उसका आउटकम देखोगे कि आउटकम क्या निकला, फेक अपॉइंटमेंट के बाद भी उन बच्चों पे क्या हुआ, बच्चे तो फ़रार हैं, लेकिन किसने वो फेक अपॉइंटमेंट जारी किया, क्या उस पे कोई कार्रवाई हुई? मैंने जिस बच्चे ने मुझे वो सारा का सारा डेटा साझा किया था, मैंने उससे पूछा भी कि उस पे कोई इंटरनल इंक्वायरी बैठी है, कोई सीबीआई इंक्वायरी, कोई इंटरनल इंक्वायरी, ताकि उन लोगों को पकड़ा जा सके जो ये काम कर सके हैं। तो पता चला कि ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है। उस मुद्दे को इस लार्ज स्केल पे उठाने के बावजूद भी उसका क्या आउटकम रहा है, उस पर किसी भी तरीके का एक्शन नहीं रहा है और किसी भी तरीके का एक्शन ना होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इस पूरे एसएससी के रिफॉर्म की लड़ाई में मैंने एक स्टूडेंट यूनियन का ग्रुप बनाया था, जिसमें 10,000 बच्चे जो है जुड़े हुए थे। अभी भी उसमें 8,000 बच्चे हैं। इस 10,000 बच्चों को जोड़ने का क्या आउटकम निकला, उसमें मेरा विजन बहुत लंबा था। लंबे समय में रहते रहते मैं कुछ चीज़ें समझ पाया। उसमें सबसे पहले मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम निकाल लगाया गया कि इस स्टूडेंट के ग्रुप में मैं कोर्स बेचूंगा। जो बच्चे उससे जुड़े थे वो बच्चों ने ये कोर्स बेचूंगा वाला ये लड़ाई नहीं लड़वाई। किसी को ये लगा कि ये बंदा जो है ये ग्रुप बना रहा है, इस ग्रुप से ये बड़ा हो जाएगा, इस वजह से हमारे वो सबसे भावी जो आपकी फोर फ्रंट पे लड़ाई लड़ रहे थे, उनसे किसी बच्चे ने बातचीत किया तो उन्होंने बोला कि आप उज्जवल को पहचानते नहीं हो, वो इसको ग्रुप बनाएगा और इसमें कोर्स बेचेगा। तब से लेके आज के दिन तक मैंने एक सिंगल ना कोर्स की बात की है, ना डिस्कशन की है इस ग्रुप में। और जब ये आपके एसएससी रिफॉर्म की लड़ाई खत्म हो गई, इसमें एक सिंगल पोस्ट तक मेरी तरफ से नहीं डली है। बच्चे सारे कह रहे थे सर ग्रुप डेड हो जाएगा। मुझे लगता है इस ग्रुप का विजन सिर्फ और सिर्फ आपकी लड़ाई लड़ने का था। जब वो लड़ाई पूरी नहीं कर सकता हूँ तो उस ग्रुप को ना लड़ सकता हूँ और ना किसी और बच्चे को थमा सकता हूँ कि उसका कोई मिसयूज कर सके। तो उस ग्रुप में कोई पोस्ट, कोई डिटेल और कुछ नहीं जाती है, एग्जाम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी नहीं। आपके लड़ाई से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन होती है तभी इस ग्रुप में जाता है और इसमें पोस्ट हो जाता है। इसके अलावा इस ग्रुप का कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। इस ग्रुप को बनाने में सबसे पहला इल्जाम लगा कोर्स बेचूंगा, जो कि मैंने नहीं किया है। कोई बच्चा कह नहीं सकता उसमें जाके मैंने कोर्स बेचा होगा, माई पाठशाला का प्रमोशन किया होगा, कोई बात कही होगा। पहले दिन जब मैंने बनाया था तभी बताया था ग्रुप मैं आपके लिए बना रहा हूँ ताकि आप इकट्ठित रहो, क्योंकि आप संगठित नहीं हो। आपको अपनी आवाज़ रखने के लिए
शिक्षकों का मंच चाहिए होता है, और शिक्षकों का जब मंच वो आप अनाउंस करते हैं तो सबसे पहले वो अनाउंसमेंट के साथ साथ उनके दिमाग में चल रहा होता है कि बच्चे आ जाएंगे, मैं तो अपना कोर्स का प्रमोशन कर पाऊंगा। उससे बच्चों की जो एक्चुअल आवाज़ होती है वो दब जाती है। तो ये ग्रुप मैंने इसीलिए फॉर्म किया था, जिसके लिए बहुत इल्ज़ाम लगाया गया, बहुत गाली गलौज भी हुआ। कुछ ऐसे बच्चे भी मुझे उस ग्रुप में मिले जो इसके लीडर बनने चाहते थे, जिन्होंने इमोशनली बहुत मैसेज किया। मैंने उनको ग्रुप का एडमिन असाइन कर दिया। वो अपने बच्चे अपने ही भाइयों को जो है काट रहे हैं, बलि का बकरा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनको इस ग्रुप से निकाला। दूसरा बच्चा आके बोल रहा है मेरे को ग्रुप का एक्सेस दे दो, मैं ये लड़ाई लड़ लूंगा। वो भी उसी ग्रुप में आपके बच्चों का ही काट रहा है। मजबूरन मेरे को ग्रुप को थोड़ी देर के लिए क्लोज करके मेरे को खुद मैनेज करना पड़ा, ताकि आपके रियल मुद्दों को वो कर सके। और जब से ये मुद्दा बंद है, ये ग्रुप बंद है, इसमें मैं कुछ काम नहीं करता हूँ। इस ग्रुप में रहते रहते मेरे को ये समझ में आया, बच्चे अपने अपने खुद के ही नहीं हैं, सबके अपने फायदे हैं। क्योंकि बच्चे मतलब इस जगह पे हैं कि उनको भी रोजी रोटी दाल रोटी कमानी, इसीलिए सरकारी नौकरी कर रहे हैं। मुझे इन बच्चों का बुरा नहीं लगा, इनमें से किसी बच्चों का बुरा नहीं माना। उसमें तो कई ने माँ बहन की गालियाँ भी सुना दी, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। उसके बाद अगर आप ध्यान रखोगे, जब स्टूडेंट यूनियन ग्रुप बना रहा था, जब 12 तारीख से लेकर आपका 26 तारीख का पेपर चल रहा था, और इवन तो 14 अक्टूबर का पेपर हुआ, एग्जाम सेंटर पे आपके इश्यूज को रिपोर्ट करने वाला एक अकेला शिक्षक था। सारे शिक्षक अपने घर में बैठे हुए, क्योंकि एसएससी ने आपको पता है पेनाल्टी डाल रखी थी। मैं निडर होके अकेला शिक्षक था जो आपके मुद्दों को 12 से लेकर 14 अक्टूबर तक पूरा रेज किया है, सेंटर टू सेंटर जाके, ताकि वहां समझ में आए क्या हो। मतलब मैं एक बार भी नहीं डरा, जो होगा वो देखा जाएगा। उसके बाद फिर से एक आवाज़ लगाई कि शिक्षक पैसे नहीं दे रहे हैं, फंड नहीं रेज हो रहा है, यहाँ वहाँ बहुत सारा चीज़ है। तो मेरे को कुछ समझ में आया कि मैं दो तरीके से मदद कर सकता हूँ बच्चों को। जो हमारे कोर्सेज की फ़ीस, किसी भी कोर्स की फ़ीस 500 रुपये है, किसी की 1000 रुपये है, कोई एसएससी का बैच 1499 के प्राइस पॉइंट पे है। मैंने सीजीएल का, सीपीओ का, सीएचएसएल का, एमटीएस का, अपनी सारी किताबें, मॉक टेस्ट सब क्लब किया। मतलब 20 से ज़्यादा बैचेज और कोर्सेज, 15 किताबें, 200 से ज़्यादा मॉक टेस्ट मैंने क्लब किया। उसका एक बंडल बना के मैंने एसएससी रिफॉर्म नाम से 100 रुपये में बच्चों को दे दिया, और ये भी बोला कि जिन बच्चों को वो नहीं चाहिए वो वापस ले लेंगे। और मैंने ये बोला था इससे जो भी फंड आएगा वो मैं आपके लीगल फाइट के लिए डोनेट कर दूंगा। जो भी फाइनेंस आया विद सबूत मैंने उसका 2 गुना किया और उसको वापस भी भेज दिया। ये सारे काम मैंने किए। काम करने के लिए मैं आपके सामने आके एक बात ये कह दूं कि मैंने आपके लिए बहुत काम किया, इमोशनली आपकी जो है वो प्यार मोहब्बत जीतने की कोशिश करूं। ऐसा सब करते हैं, ऐसा मैं भी कर सकता हूं, और शायद मुझे लगता है ऐसा करना भी चाहिए। ऐसा शायद मैं भी करता, लेकिन तब करना अच्छा लगता है जब आपकी लड़ाई में आपको जितवा ले। मुझे लगता है कि ये सारा कुछ काम करना, ये 3-4 महीनों की लड़ाई में जो इसका आउटकम था पर्सनल लेवल पे, वो था कि मुझे क्रिटिसिज्म मिला, और जिन बच्चों को मैंने ये कोर्सेज का एक्सेस दिया उनके 12 महीने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली मुझे कि अब एसएससी रिफॉर्म वाले सारे के सारे बच्चों को अच्छी तरीके से पढ़ाना है, ताकि वो ये ना कह दे कि सर ने 100 रुपये में मुझे कचड़ा दे दिया और 100 रुपये मेरा मिसयूज हो गया। मैंने उनको दो दिया था कि वो कोर्स चेक कर ले, वो शायद उससे सेटिस्फाइड होंगे। लेकिन जो मैंने उनको कमिटमेंट किया है कि मेरा जो बेस्ट क्वालिटी कंटेंट है जो मैं बना रहा हूँ अगले 12 महीने तक, जो बनाता रहूँगा, आप सबके लिए बनाऊंगा, और सारा का सारा है, इसमें फाइनेंशियल लॉसेज होते हैं। तो जब मैंने ये कॉल लिया था तो मैंने पहले कैलकुलेट कर लिया था कि इस टाइम पे मैं कॉल ले रहा हूँ। मैं औरों की तरह भी काम कर सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया। लेकिन इन रिजल्ट आप देखोगे इसमें क्या हुआ। क्या मैं आपके एसएससी रिफॉर्म की लड़ाई के लिए जो इतना सारा काम किया था, इन सारे का नतीजा रहा, इन सारे का नतीजा मेरे को ये रहा, आई फेल्ड। मैं आपके लिए किसी मतलब कुछ काम नहीं कर पाया। मेरे अथक प्रयासों के बावजूद इंडिविजुअल लेवल पे मैं कुछ काम नहीं कर। मैं इस बात के लिए आप सबसे माफ़ी मांगना चाहता हूं कि मैंने भरसक प्रयास किया, लेकिन मेरे उस भरसक प्रयास का कोई आउटकम नहीं आया। और मैं एक ऐसा बंदा हूं, जब मेरे आउटकम का मतलब मेरी मेहनत का आउटकम नहीं आता है तो मुझे माफ़ी मांगने में कोई शर्म नहीं आती है। इस पूरे प्रोसेस के दौरान हो सकता है कि मैंने कहीं आपको इमोशनली हर्ट किया होगा या किसी तरीके से हर्ट किया होगा, पर ये सारा काम करते वक्त मेरा सिर्फ फोकस यही था कि अगर ये लड़ाई किसी ने शुरुआत की तो दिल जी जान हर जगह, चाहे फाइनेंशियली हो चाहे खुद जाके करना हो, अपनी लड़ाई में मतलब पार्टिसिपेट करूं। मैंने खूब किया, दिल भर के किया। अब घर बैठे बैठे मेरे दिमाग में एक चीज़ सनक उठ रही है कि ये एसएससी रिफॉर्म फेल कैसे हो सकता है, और अगर ये फेल हो रहा है तो हम एक दूसरे से क्वेश्चनिंग क्यों नहीं कर रहे हैं, हम पूछ क्यों नहीं रहे हैं कि क्यों फेल हो रहा है, और अगर फेल हो रहा है इसका किस किस ने फ़ायदा उठाया, क्यों फ़ायदा उठाया, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे मैं पर्सनली हूँ, चाहे खुद हूँ। और अगली बार इस तरीके का कोई आपका मजाक बनाए या हमारा मजाक बनाए तो वो मजाक नहीं बनना। जैसे मुझे लगता है मैं पर्सनली बहुत इमोशनल फूल बनाऊँ, इन सारे सेक्शन में इमोशनल फूल जैसी कोई बात नहीं थी, क्योंकि जब आपके फाइनेंशियल लॉसेस नहीं होते हैं तो आप इमोशनल फूल नहीं बनते हो। लेकिन एक ऐसी जगह जहाँ पे मेरे को समझ में आया कि फाइनेंशियल लॉसेज हुए, जैसे जब एसएससी रिफॉर्म बैच मैंने अनाउंस किया 100 रुपये का था, तो एक
अपने यूट्यूबर भाई हैं जो एग्ज़ाम को कवर करते हैं, उन्होंने बोला कि सब्जी बेच रहे हैं, क्या बेचेंगे, कचड़ा बेचेंगे, 100 रुपये में क्या हो जाता है, रिफॉर्म नहीं आता। हाँ, वो बात बिल्कुल सही कर रहे थे कि इसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अगले 12 महीने तक निभाऊंगा, उसका एक फाइनेंशियल लॉसेस है। और उसके बाद अगर ये लड़ाई अभी चलती रहती तो मैं इसमें और जान देता, लेकिन ये लड़ाई डेड पड़ी हुई है। तब मुझे लग रहा है कि मैं यहाँ पे इमोशनल फूल हो गया हूँ। जिन लोगों ने, जिनके साल का टर्नओवर 100 करोड़ रुपए है, उन्होंने 1 लाख रुपए का डोनेशन दिया होगा, ठीक है ना। जिनका 150 करोड़ का टर्नओवर चल रहा होगा, उन्होंने 1.5 लाख रुपए का डोनेशन दिया होगा, जिन्होंने आपसे इतने पैसे बनाए। अगर किसी को सर्च भी करना है कि मैं अपने एसएससी के वर्टिकल से कितना फाइनेंस कमाता हूँ वर्सेस मैंने कितना डोनेट किया, फिर आपको समझ में आएगा वो रेशियो, अर्निंग वर्सेस आपकी हेल्प के लिए देने वाले पैसे और लेने वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहां मेरे को सबसे पहली बात समझ में आया कि मैं थोड़ा इमोशनल फूल बनाऊं, मुझे उसका कोई मलाल नहीं है। सवाल यह है कि एसएससी रिफॉर्म की लड़ाई बंद कैसे हो सकती है, और अगर बंद हो सकती है तो देखो बच्चा, मैं तो ऐसा हूं कि मैं तो आवाज़ उठाऊंगा, ऐसा नहीं कि मैं आवाज़ नहीं उठाऊंगा, बिल्कुल आवाज़ उठाऊंगा। और इसी तरीके से क्वेश्चन पूछना बहुत जरूरी है, किसी को क्रिटिसाइज करने से पहले क्वेश्चन पूछना बहुत जरूरी है। मैं चाहता हूं आप सारे के सारे लोग, मेरे अपने जो बच्चे हैं मेरे से बहुत सवाल पूछ रहे हैं, उन्हीं के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं। मैं एक्सेप्ट करता हूं आई फेल्ड। एसएससी रिफॉर्म की लड़ाई में जो मैंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने की बात कही, मैंने कितना भी प्रयास किया, मैं फेल हुआ हूं। लेकिन आप इन शिक्षकों से भी पूछो, इन सारे शिक्षकों से पूछो। अभिनव सर से एक सबसे पहला सवाल पूछो उनसे कि अगर कोर्ट में लड़ाई लड़नी थी तो पहले ही पैसा इनवाइट करके सारे शिक्षकों को बोल देते कि ये लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। जिस साउंड में उन्होंने बोला था, उसी साउंड में जब पहली वीडियो बनाई थी, अगर उन्होंने बोला होता कि मैं केस करूंगा एसएससी पे, ये इश्यूज है, आप सारे लोगों से फंड की नीड है, मैं बता रहा हूँ उस टाइम पे कोई ऑर्गेनाइजेशन पीछे नहीं बनता। आज उनको जितना फंड का कलेक्शन मिला होगा, उसके पहले उससे 10 गुना ज्यादा फंड का कलेक्शन मिलता अगर उन्होंने उसी टोन में वो सेम आवाज अगर चिल्लाया होता कि एसएससी खिलाफ कोर्ट में चलेंगे, सुप्रीम कोर्ट में चलेंगे, सबको साथ में आना है। तो फिर 300 शिक्षकों को, 400 शिक्षकों को दिल्ली में क्यों बुलाया, क्यों पिटवाया? और क्या उनको एक बात की समझ नहीं है कि जो कोर्ट की लड़ाई है, कोर्ट की लड़ाई कितने समय में खत्म होती है? 10 साल तक, 15 साल तक, 20 साल तक चलता है। और एक बार जो बच्चा अभी तैयारी कर रहा है, उसका दर्द क्या है? उसका दर्द तो यही है कि एग्जाम सही से हो और एग्जाम डिले ना हो। अगर एग्जाम 2 साल के लिए टल गया तो उसकी तो जिंदगी ही पूरे बच्चे की बर्बाद हो गई। 2 साल में 2 बार 3 बार वैकेंसी निकल के आ जाएगी। अरे 30% करप्शन हो रहा है, 30% धांधली से लोग जा रहे हैं। अगर वो 2 साल तक एग्जाम अगर टल जाए तो सोच के देखो, उतने में 2 बार भर्ती होंगी, फर्जी वाले भी चले जाएंगे, अलग भी चले जाएंगे। ये जब लड़ाई छेड़ी जाती है तो जनरेशन सुधारने के लिए लड़ाई छेड़ी जाती है कि एक बार 1 साल 2 साल का डिले हो जाए लेकिन सिस्टम पूरी तरीके से सुधर जाए। लेकिन अगर डिले भी हो जाए, सिस्टम भी ना सुधरे, जो आउटकम अभी का है वो आप लोग साफ साफ देख रहे हो। तो ये सवाल उनसे पूछो। अगर अभिनव शर्मा सर मेरी वीडियो देख रहे हैं, मेरा ये वीडियो का क्लिप या हिस्सा देख रहे हैं, अगर आपको मेरे से गुस्सा हो, देखो मैं आपकी इज्जत बड़ी करता हूँ, मैं हमेशा से आपकी तारीफ करते आया हूँ कि बच्चों के हितों के लिए आप बहुत काम करते हैं। जो मैंने पास्ट वर्जन आपका देखा था, जो अभी मैं आपको प्रेजेंट वर्जन देख रहा हूँ, उसमें बहुत मिसमैच है। पिछले सारे वर्जन्स में मैंने आपको एक अलग पर्सनालिटी देखा था, अभी आज के वर्जन में मैं एक अलग पर्सनालिटी देख रहा हूँ। जरा राकेश यादव सर से भी पूछो कि रेलवे का बिजनेस, स्टेट एग्जाम का बिजनेस बिल्ड हो गया है क्या? हो गया सब। अब और लड़ाई और फाइट नहीं लड़नी है। अब कश्मीर घूमना है, कहीं और वादियों में घूमना है। अब पहले ये बोलते हुए कि सर दुनिया रील बना के, इमोशनल रील बना बना के वायरल हो रहे हैं। तो जरा आप चैनल पे देखो कि इस टाइम पे सर इमोशनल रील नहीं बना रहे हैं। दिन में कितने इमोशनल रील आ रहे हैं दूसरों को रीलबाज कहने के बाद। अगर दूसरों को क्रिटिसाइज कर रहे थे वो रीलबाज है, तो अभी वो क्या काम कर रहे हो, रीलबाजी नहीं कर रहे हैं? जरा देखो तो कितना तगड़ा इमोशनल रील सुन के आ रहे हैं। जब भी मैं वीडियो खोलता हूँ मेरे पास तो एक इमोशनल रील्स आ जाते हैं। सर से सवाल पूछो, वो भी आए थे सिर्फ रेलवे का रिफॉर्म कराने। एसएससी का रिफॉर्म 2 और करा रहे थे, राकेश यादव सर को रेलवे का रिफॉर्म कराना था, यूपी पुलिस का और वो राजस्थान पुलिस एग्जाम का रिफॉर्म कराना था। तो रिफॉर्म कराने के पीछे का एजेंडा क्या था? क्या यही एजेंडा था या लड़ाई भी पूरी करनी थी? सवाल पूछो, अगर सवाल नहीं पूछो तो गलत बात है। आदित्य भाई से एक सवाल जरूर मेरे को पूछना है। दो मेरे को इनके इंटेंशन, जब प्रोटेस्ट में गए थे तो इन्हें पता था कि कोर्ट में बड़ा लंबा समय लगेगा, जो होगा आज ही होगा वहाँ पे टीम पे, क्योंकि मैं भी वहाँ पे प्रेजेंट था। मुझे लग रहा था वहाँ पे कि ये सारे के सारे लोग का इंटेंशन बाद में हो सकता है, क्योंकि वो ये सारे लोग ऑलरेडी आप सबके बीच में हैं, इनमें से किसी को पॉपुलैरिटी की नीड नहीं है, सारे के सारे बच्चे जानते ही हैं। तो इनको ये भी बोलो कि लीगल लड़ाई भी एक लड़ाई होती है। फर्स्ट पेज में शायद ये अगर समझ पाए होते तो सिनर्जी मैच कर पाती। इसके अलावा बाकी सारे जो शिक्षक हैं वो सारे के सारे हैं, वो कुछ कर ही नहीं सकते। और कुछ शिक्षक ऐसे थे
जो हर पल आपके साथ है, पढ़ाने में साथ में है, लड़ाई में साथ में, अमन वसीफ सर हो गए, रहमो सर हो गए, सब बेस्ट पर्सनालिटीज़ हैं। इनके विषय में कोई सवाल जवाब ना, सवाल पूछने लायक ना कुछ हैं। इनको पढ़ने के लिए अगर कूदना होगा तो पढ़ने के लिए आपके साथ हैं, अगर इनको लड़ने के लिए कूदना होगा तो ईमानदारी से खड़े होकर लड़ेंगे। उस वक्त ना रीलबाजी होगी ना इनसे कुछ होगी, लठ आपके लिए खाएंगे। जैसे अमन वसीफ सर उस पूरी रात भर जब अपन साथ में थे तो अमन वसीफ सर वो लठ खा रहे थे, बाकी सारे तो भाग लिए। क्यों भाग लिए? ये एक ऐसी चीज़ें हैं जो पता नहीं यार, मतलब कभी आप सब समझ नहीं पाते हो। अब एसएससी रिफॉर्म में सबसे बड़ी चीज़ है जो आप सबको भी समझना है भाई, कि आप सब ने क्या किया है और आपको क्या मिला है। आपको वापस इस पूरे 4 महीने की लड़ाई के बाद वही सड़ा हुआ सिस्टम और ज़्यादा क्लोज्ड सिस्टम। मतलब इसके पहले आप आंसर की डाउनलोड कर सकते थे, कोई उसमें कुआं काई नहीं थी। अब एसएससी ने उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि आंसर की अब आप डाउनलोड कर सकते हो, शेयर नहीं कर सकते हो। मतलब आने वाली जनरेशन को एसएससी के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर को देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, टीचर्स को पढ़ाने का मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, वो सही से डेटा पढ़ेंगे या अंधकार में एग्जाम देने जाएंगे। अभी तक तो ये था कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देख के पैटर्न डिकोड करके फिर आपकी पढ़ाई कराई जाती थी। एसएससी ने अगर उसका कॉमर्शियल यूज बैन कर दिया, तब क्या होने वाला, आने वाली जो जनरेशन है आपकी वो और ज्यादा सख्त कड़ा सिस्टम और अंधकार में रहने वाली है। तो जो अंधकार मिटाने की बात कर रहे हैं, इस लड़ाई का आउटकम ये है वो अंधकार और बड़ा हो गया, ज्यादा ओपन सिस्टम क्लोज सिस्टम में कन्वर्ट हो गया। तो मतलब 4 महीने की जो लड़ाई का आउटकम है वो पॉजिटिव नहीं निगेटिव डायरेक्शन में है। अब एसएससी कह रही कोर्ट में लड़ लो 10 साल 15 साल 20 साल तक, वहां से फैसला आएगा, हम देख लेंगे जो होगा, बिल्डिंग हमने सेट कर दी है। तो सड़ा हुआ सिस्टम और सड़ा हुआ सिस्टम हो गया। सड़ा हुआ सिस्टम मत कहो इसको, बहुत सड़ा हुआ सिस्टम कर दो, और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी खत्म कर दी उन्होंने, ठीक है ना। और दूसरा क्या मिला, मेंस के सिलेक्शन कराने वाले सारे शिक्षकों के कोर्सेज अलग अलग स्टाइल में, अलग अलग तरीके से कोर्सेज है। ये कोर्स नहीं पढ़ा तो मेरे से सिलेक्शन नहीं, वो कोर्स नहीं पढ़ा तो मेरे से सिलेक्शन नहीं है। तीसरा जो मिल रहा है सीपीओ के AIR 01, 02, 03 की लड़ाई की मार। अरे क्यों नहीं पच रहा है यार? कल को आपके यहाँ से AIR 1 आया था, आज को वहां से AIR 1 आ गया, अब उसके पास AIR 1, 2, 3 आ गया। मान लो कोई बच्चा इमोशनली होके चला गया, अब उसने खरीदा है। दूसरा यह है कि ये AIR 1 नहीं है, रियल AIR 1 ये है, क्योंकि इसका जो स्कोर है मैथ में इतना ज्यादा इधर था। मैथ के मास्टर इतना झोझा कर रहे हैं, जबकि आप यहाँ पे देख लो कि इंग्लिश का वेटेज जितना ज्यादा, इंग्लिश के एक भी मास्टर नहीं लड़े। एक सिंगल मास्टर को बता दो, प्रशांत सर लड़े, अमन वसीफ सर लड़े, मैं आके लड़ा हूँ, कोई और लड़ा है। और मतलब अंग्रेजी के मास्टरों का कोई रोल ही नहीं है, जो है वो 50 नंबर के मैथ के मास्टरों का है। और ये लड़ाई चली जा रही है, समझाए जा रहे हैं। अब समझते रहो। सबसे इंपॉर्टेंट इस पूरी लड़ाई में आपको क्या मिला? टाइम लॉस मिला, फ्रस्ट्रेशन मिला, और सड़ा हुआ सिस्टम मिला। और आप सब और हम जैसे शिक्षक, हम जैसे में मतलब मेरे जैसे और कई सारे शिक्षक हैं, वो भी बहुत इमोशनल फूल बने इन सारे सिस्टम का। क्योंकि आवाज़ ऐसे आती है ना कि अगर आप साथ नहीं दे रहे हो तो आप तो बच्चों के साथ ही नहीं हो, आप तो कतली हो, आप खूनी हो, आप खंजरी। मतलब अलग अलग से इमोशनल डायलॉग ऐसे ऐसे मारे गए हैं कि सबको मजबूरी में आना पड़ा। किसी की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक हो, किसी की ना ठीक हो, सबको पार्टिसिपेट करना पड़ा है। देखो जितने भी यूट्यूब पे शिक्षक हैं जो यहाँ पे आज के दिन खड़े में, जिनके पास फाइनेंसेस है, वो आपकी तरह ही बच्चे रहे हैं अगले 2, 4, 5, 6 साल, 8 साल पहले। चाहे वो गगन सर को देख लो, चाहे आदित्य सर को देख लो, चाहे किसी को देख लो, इन सब की कहानियाँ आपने सुनी होगी स्टोरी और रील में। किसी ने मेरी कहानी नहीं सुनी होगी कि मैं कहाँ कब कैसे लेके आया हूँ और कैसे यहाँ तक पहुँचा हूँ, कैसे इन लोगों को बनाया है और कैसे इन लोगों के धोखा दे के जाने के बाद मैं खड़ा हूँ, अपना सिस्टम लेके खड़ा हूँ। ये आपकी तरह ही पहले बच्चे रहे हैं जो यहाँ तक आए हैं, बहुत मेहनतें की हैं। अब आप सब लोगों के लिए मेरे पास एक सवाल है। एक तो आप सब लोगों की बहुत बड़ी गलती है गाली देने की। जब भी शिक्षक कुछ गलत काम करता है, आपको इमोशनल फूल बना रहा होता है, तो आप में एक सेक्शन हिस्सा, जैसे पहली बार जब आदित्य सर ने कुछ कहा तो आप लोगों ने गाली देना चालू कर दिया अभिनव सर को या नीतू मैम को या राकेश यादव सर को या किसी और को। दूसरी बार जब अभिनव शर्मा सर ने कुछ काम किया तो दूसरी साइड में आपने गाली ट्रांसफर कर दिया, फिर इधर गाली और उधर गाली। तो आप लोग क्या होते हो, घर बैठे फ्रस्ट्रेटेड हो, कलेक्शन नहीं हो रहा है, गरीबी में जी रहे हो, जिंदगी की फाइट है, तो गुस्से में आके मुंह से गाली गलौज निकलना चालू, पब्लिकली फिर वो गाली गलौज निकलना चाहता है। आप लोग एक बात ये समझो कि ये गाली गलौज से काम नहीं चलेगा। आप कितना गाली गलौज करोगे, गाली गलौज से बात नहीं बनेगी। आप सही क्वेश्चन पूछना चालू करो। अगर आप सही क्वेश्चन नहीं पूछोगे ना, तो कभी भी
सही काम नहीं कर पाओगे। कई बार बच्चे ये कहते हैं कि भाई 1-1.5 साल का 2 साल का मेरे को तैयारी करने से मतलब है, तो लड़ाई में मत कूदो। इस तरीके की लड़ाइयाँ हमेशा जनरेशन बदलने के लिए होती है। आने वाली पीढ़ी के लिए आप बेहतर माहौल अगर लड़ते तो छोड़ के जाते। इस लड़ाई में कभी भी जब भी कोई लड़ाई चालू होती है उस पीढ़ी को, उस जनरेशन मतलब हमारी एसएससी एग्जाम में या रेलवे एग्जाम में आप 2 साल की पीढ़ी हो, 2 साल के बाद, 1.5 साल के बाद, 3 साल के बाद आप निकल जाओगे, फिर आप तैयारी नहीं करोगे, सेलेक्ट होकर निकल जाओगे, कहीं और चले जाओगे। तो 2-3 साल ही पूरा इसमें है, तो 2-3 साल इसकी फाइट में ही लग जाता है। तो आप जब भी एक बड़ी लड़ाई लड़ते हो तो आने वाली पीढ़ी के लिए बेहतर जो है वातावरण छोड़ के जाते हो। लेकिन इस पूरी लड़ाई में क्या है, आपने अपने लिए वातावरण खराब किया है, मतलब सिस्टम को और क्लोज किया है और कुछ नया नहीं बनाया है। सड़ा हुआ सिस्टम और सड़ा हुआ सिस्टम में बदल दिया है। और अब सरकार ने इस तरीके से घेराबंदी कर दी है कि सब ऐसे हेल्पलेस हो, ना टीचर कुछ कर सकता। एक टीचर ने आवाज उठाई, उसके पास 10 थानों से फोन आता है। मैं बता रहा हूं, ये 4 तारीख का आप लोगों को पता है कि प्रोटेस्ट और यहाँ पे मुखर्जी नगर में पूरा सील हो गया था, याद है ना आपको? वो किसने किया था? वो उस पूरे ग्रुप में कुछ बच्चों के ग्रुप ने ये डिसाइड किया हुआ था कि वो साइलेंटली उस चीज़ को प्लान करेंगे। लेकिन सोच के देखो कि कितना गवर्नमेंट एक्टिव हो गया इस सिस्टम से लड़ने के लिए। और फाइनली उस दिन मेरे पास 4 कॉल आया है दिल्ली से और मेरे को हिलने तक नहीं दिया गया है। हम शिक्षक बता ही नहीं सकते कि हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वरना हम सभी लोगों के फ़ोन नंबर का एक्सेस वहाँ पे है। जैसे ही उनको ये समझ में आता है कि इस टीचर ने आवाज़ उठाई है, वो एकदम यूं फ़ोन खट 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 आना चालू होता है। और आप उस पर्टिकुलर टाइम पे ये वीडियो भी रिलीज नहीं कर सकते हो। उस माहौल को ठंडा होने के बाद ही आप ये बात सब पब्लिक के सामने रख सकते हो कि ये चीज़ होता है। हमारे इधर अच्छी बात यह है कि हमारे पास कॉल्स रिकॉर्ड होते हैं, ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग होती है। ये अक्सर करके आजकल फ़ोन में सब लोगों ने रख रखा है। तो कॉल्स की रिकॉर्डिंग जो होती है उसको भी उस टाइम पे पब्लिक नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उसका अलग डायरेक्शन में शेप कर दिया जाता है। तो ओवरऑल अगर एसएससी रिफॉर्म की लड़ाई आप देखोगे ना, तो मुझे लगता है कि वी एज अ ग्रुप, एज ए स्टूडेंट, एज ए टीचर्स, हम सब लोगों ने अपने अपने अलग अलग तरीके से मिस्टेक्स कमिट किए हैं। हमें से बहुत सारे लोगों ने मिस्टेक्स बिल्कुल नहीं कमिट किए हैं। हम जेन्युइनली चाहते थे कि ये एसएससी रिफॉर्म की लड़ाई सही मायने में हो, लेकिन हम में से कईयों की जो ग्रीड है, जो लालच है, वो इस पूरी की पूरी लड़ाई को कहीं ना कहीं कमज़ोर कर गई, खा गई। और आप सब लोगों ने सही सवाल पूछना सीखा नहीं है। आप सब लोग आत्मचिंतन करो। ये लड़ाई तो चली गई खंडे बस्ते में, अगली बार कोई लड़ाई अगर रेडी हो तो उस लड़ाई में सही सवाल पूछना आप ज़रूर सीखो। हर चीज़ों से सीखना होता है। मैं भी इस एसएससी रिफॉर्म की लड़ाई से बहुत सारा कुछ सीख पाया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि अगली बार ज़्यादा बेहतर होके बाहर आऊँगा। अभी जो मुझे लगता है कि अगर ये एसएससी रिफॉर्म की लड़ाई ख़त्म हो गई है तो वापस हमें आप सबको पढ़ाने पे उतर के आना चाहिए। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अगले 1-2 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में एक राइट सेट ऑफ टीम इकट्ठा करूँ। टीम इकट्ठा करने के बाद आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट करूँ। और ये सदमा मेरे लिए एक बड़ा सदमा है। शायद मेरे को लगता है 2-3 दिन और इस सदमे में मैं रह सकता हूँ। सदमे का क्या मतलब, आत्मचिंतन चल रहा है कि हम कहाँ कहाँ फेल हुए, क्यों क्यों फेल हुए, इस लड़ाई में कूदे ही क्यों अगर हम इसको आगे तक पहुँचा ही नहीं सकते थे। कितना पार्टिसिपेशन था, कितना एग्रेशन रखने लायक था। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे मन के अंदर अपने आप में सवाल चल रहा है। और आप भी सवाल पूछिए, अपने शिक्षकों से सवाल पूछिए और दिमाग थोड़ा ओपन रखिए कि कौन कौन से लोग हैं जो आपको इमोशनली फूल बना रहे हैं और आपको इमोशनली कब कब कहाँ कहाँ फूल नहीं बनना है। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ जो है कि इस पूरे एसएससी रिफॉर्म की लड़ाई में मेरे से अगर कुछ गलती हुई होगी आप सब लोगों की फ़ाइट लड़ने में, तो मुझे माफ़ करेंगे आप सब लोग।